बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसका जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है। 224 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला, जिसमें जस्टिस फैसल अरब जो हैं उन्होंने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा है, जबकि जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने 24 सफ़ात का इख्तलाफी नोट लिखा है। जबकि जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इख्तलाफी नोट जो है वो आइंदा चंद रोज़ में इस फैसले में वो शामिल हो जाएगा। नाजरीन, ये 224 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में बहुत सी अहम जो बातें हैं वो अदालत ने उनको वाज़े कर दिया है, रीज़न्स दे दी गई हैं। इस हवाले से जो मुख्तसर फैसला था वो जारी किया गया था। मजमूई तौर पर 5 मुख्तलिफ इस्तदाएँ जो थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की, वो इस फैसले में मुस्तरद हुई हैं। जबकि जो रेफरेंस का मामला था वो तो अदालत मुख्तसर फैसले में ही कलअदम करार दे चुकी है। इसके अलावा 4 और पॉइंट्स हैं जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्तदा जो है वो मंजूर की गई है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस फैसले में जो नकाइस हैं उनकी निशानदेही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। तकरीबन 11 पॉइंट्स हैं, ये भी इनकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनकी जानिब से जो शहजाद अकबर हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनकी जो तकर्री है उस पर सवाल उठाया गया था और उसको कलअदम करार देने का जो इस्तदा वो की गई थी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग से इसको चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने शहजाद अकबर की जो तकर्री है उसको दुरुस्त करार दिया है। इसके अलावा एसेट रिकवरी यूनिट उसकी जो तश्कील है उस पर भी सवाल उठाए गए थे। ये इस्तदा भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुस्तरद हुई है। जबकि उनका ये जो एलिगेशन था कि उनकी जासूसी की गई है या उसके ज़रिए जो जितनी भी मालूमात है वो हासिल की गई हैं, इस हवाले से अदालत ने जो आर्टिकल है 14(1) उसकी तशरीह की है कि जो प्राइवेसी है उसमें जो आपके जो असासे हैं या टैक्स है वो प्राइवेसी के ज़ुमरे में नहीं आता। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो प्राइवेसी के ज़ुमरे में आती हैं। ये अदालत ने इसकी वजाहत तो की है, लेकिन इसके साथ ये कहा है कि लेकिन जब ये जो इनके इस हवाले से मालूमात ली गई वो गैर कानूनी तरीके से ली गई। तीसरा और जो चौथा पॉइंट है वो ये था जस्टिस काजी फाइज ईसा का कि जो धरना था, फैजाबाद धरना केस, जब उसका फैसला जो था वो इसका मोटिव था या उसकी वजह से जो ये रेफरेंस ये दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है कि इसमें जो असासे हैं, जो उनकी वाइफ है जस्टिस काजी फाइज ईसा की, सरीना ईसा, उनके असासों पर सवाल उठाया गया है और ये एडमिटेड फैक्ट भी है। जो एतराज़ात जो पॉइंट या एतराज़ात जो उठाए गए हैं, इसलिए इसके पीछे फैज़ाबाद धरना नहीं बल्कि वो लंदन की जो जायदादें हैं जो उन पर सवाल उठाया गया है वो मामला है। ये इस्तदा भी मुस्तरद हुई है। इसके अलावा जज साहब की जानिब से ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर और वज़ीर कानून उनके जो असासे हैं उनकी तफसीलात जो है हमें दी जाए। उनके जो असासों पर सवाल भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से उठाया गया था, तो ये इस्तदा भी उनकी मुस्तरद हुई है। जबकि जो काजी फाइज ईसा के हक में जो चीज़ें आई हैं इस फैसले में, वो बुनियादी तौर पर तो रेफरेंस जो था पूरा उसको अदालत ने कलअदम जो करार दिया है। इसके अलावा जो दरख्वास्त में कहा गया था कि इनकम टैक्स के जो शोकाज है वो जारी नहीं किया गया, ना नोटिस जारी किए गए, तो ये अदालत ने एडमिट किया है और अदालत ने इनकी सदा जो है वो मान ली है कि वाकई जो FBR को इससे पहले नोटिस जारी करना चाहिए था। बल्कि ये भी कहा गया कि जो सरीना ईसा हैं वो इसमें जवाब दाखिल करने के लिए तैयार थी, इसके बावजूद जो है उनसे पूछे बगैर या उनका जवाब लिए बगैर जो है वो रेफरेंस ये तैयार किया गया और दायर कर दिया गया। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे उनको यकसर अदालत ने मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा सबूत नहीं है कि जिसमें यह कहा जाए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा है वो लंदन गया और वहां पर जो है वो जायदाद खरीदी गई। इसके अलावा डिक्लेरेशन का था कि वो डिक्लेयर करना जरूरी था उनके असासे जो उनकी वाइफ हैं। तो इस हवाले से अदालत ने ये बड़ा क्लियर किया है कि जो उनकी जेर कफालत नहीं है वाइफ, जो आज़ाद हैं
وہ اپنی کفیل خود ہیں، اس کے علاوہ وہ ریٹرن بھی فائل کر رہی ہیں ٹیکس کے حوالے سے، تو اب ان کے اثاثے جو ہے وہ اس طرح ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ استدعا بھی جو منظور کی گئی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو استدعا تھی، اس کے علاوہ جو صدارتی ریفرنس تھا اس میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا، جو مائنڈ اپلائی کرنا تھا صدر نے، ان تمام جو اس حوالے سے جو استدعائیں تھیں وہ بھی منظور کر لی گئی ہیں۔ تو 5 جو ہے استدعائیں ان کی منظور کی گئی ہیں، 5 جو ہے وہ مسترد ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو اس فیصلے میں نقائص ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو عدالت نے اس میں نقائص کی نشاندہی بھی کی ہے۔ آئندہ صدارتی ریفرنس کوئی بھی اگر حکومت دائر کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس کے حوالے سے آئین یا قانون کیا کہتا ہے۔ جو نقائص کی نشاندہی، جو نقائص کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو اثاثوں کی چھان بین کے حوالے سے وزیر اعظم نے اس کی انویسٹیگیشن کی منظوری نہیں دی تھی، وزیر قانون نے خود ہی یہ تحقیقات شروع کی جس کا ان کو اختیار بھی نہیں تھا۔ تو یہ پہلا جو اس میں خامی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری خامی اس جو ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ریفرنس فائل کرنے سے قبل سرینا عیسیٰ کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار تھی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ جو سرینا عیسیٰ اس کے لیے تیار تھی کہ وہ اس کا جواب بھی دیں، اس کے جو جتنی بھی وہ ان کے منی ٹرین مانگی گئی تھی وہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کا انتظار کیے بغیر ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ تیسری جو خامی اس ریفرنس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی بیوی اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے، حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی اہلیہ کے اثاثے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جج کی زیر کفالت نہیں، جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ عدالت نے یہ پوائنٹ بھی بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ چوتھا جو اس میں خامی بیان کی گئی ہے وہ منی لانڈرنگ والا، کہ منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اس کے علاوہ 5ویں خامی بیان کی گئی ہے کہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کا جو الزام وہ لگایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، وہ الزام بھی جو حکومت کی جانب سے حکومت ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا جو خامی یا نقص ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ریفرنس کے حوالے سے کہ صدر نے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے وہ تجاویز حاصل کی جو وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے آئینی طور پر، کیونکہ وہ یہ دونوں شخصیات ریفرنس تیار کرنے والی تھی، اور یہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ صدر نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا تھا اور خود یہ فیصلہ کرنا تھا، وہ کسی سے اس حوالے سے اس قسم کی رائے نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل اور جو وزیر قانون ہے بیرسٹر فروغ نسیم ان سے یہ رائے لی، اور جب انہوں نے خود ریفرنس تیار کیا پورا تو یہ عدالت نے کہا کہ یہ ایک طرح کا مفادات کا ٹکراؤ بھی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ریفرنس میں اٹھائے گئے قانونی نکات کے حوالے سے صدر نے کسی تھرڈ پارٹی سے غیر جانبدارانہ جو رائے حاصل نہیں کی، یہ بھی اس میں جو خامی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ صدر ریفرنس میں موجود لیگل اور پروسیجرل جو خامیوں ہیں ان کو نوٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، یہ 8ویں خامی ہے ریفرنس کی، وہ عدالت نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ جو آئین کے آرٹیکل 209(5) کے تحت صدر نے آزادانہ رائے قائم کرنی تھی، جو میں نے ابھی بیان کیا کہ صدر نے ریفرنس دائر جو ہونا تھا اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کرنا تھا، اس کے بعد یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر ہو سکتا تھا۔ 10واں جو پوائنٹ یا 10ویں جو خامی بیان کی گئی ہے کہ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی قانونی اجازت موجود نہیں تھی، فریقین نے غیر قانونی طریقے سے سرینا عیسیٰ کے ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس حوالے سے جاسوسی کا ایلیمنٹ تھا اس کو تو عدالت نے مسترد کیا ہے کہ ایسا کوئی نہیں، جو پرائیویسی ہے وہ 14(1) کی جو جس میں آتی ہے اس میں ٹیکس اور آپ کے جو اثاثے ہیں وہ پرائیویسی کے انڈر نہیں آتے، لیکن عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ جو قانونی طریقہ کار تھا ٹیکس ریکارڈ حاصل کرنے کا وہ اس میں اپلائی نہیں کیا گیا اور قانونی طریقے سے ٹیکس ریکارڈ حاصل نہیں کیا گیا۔ اور 11واں جو نقص ہے اس جو ریفرنس تھا صدارتی ریفرنس، اس میں وہ ہے جو سابق وزیر اطلاعات و نشریات ہیں فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے۔ فردوس عاشق اعوان اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ جو کسی عہدے پہ نہیں ہے، حکومت میں واضح تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت وہ بڑی ایکٹیو تھیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، بیانات بھی دیے، جس کو
जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसने ऑब्जर्व भी किया और वाज़ेह तौर पर ये ऑर्डर जारी किया है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है शुरू की जाए, क्योंकि उन्होंने सिटिंग जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके खिलाफ तज़हीक अमेज जो है ज़बान इस्तेमाल की है। इससे हमें ये सबक ये भी मिलता है कि आप जब किसी भी ओहदे पे हों तो आपने जो कुछ बोलना है, अगरचे आप अपने जो बड़े हैं या हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं या दूसरे ओहदों के लोग हैं उनको अपने खुश करने के लिए आप बोल रहे होते हैं या अपनी पार्टी में अपनी बड़ी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको भुगतना खुद पड़ता है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। इस हवाले से आने वाली जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि इस पे जो इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है और ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ। अब जो ये 11 पॉइंट थे जो खामियां जो नक्स जो हैं वो रेफरेंस में है जिनकी अदालत ने जो निशानदेही की है। इसके अलावा मैं आपको ये आपके सामने रखता हूं कि अदालत ने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है कि आइंदा सदर कोई भी अगर रेफरेंस दायर करना चाहे तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसमें किन किन उमूर को मद्देनजर रखना जरूरी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अदालत ने कहा है कि मुसद्दका कानूनी और हकाइक पर मबनी जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात होगी वो इन जो पैरामीटर्स अदालत ने तय किए हैं, एसओपी आप कह सकते हैं, तय कर दिए हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। सदर जो भी रेफरेंस दायर करेगा उसको संजीदगी से पहले गौर करेगा और उसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अदालत ने लिखा है कि इन एलिमेंट्स से बाहर जाकर सदर जो है वो रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। इसके अलावा सदर ने अपना माइंड अप्लाई करना है, किसी और के से जो राय जो है सदर इस हवाले से नहीं ले सकता। इसके अलावा आला अदालतों के जजेस के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने और रेफरेंस भिजवाने की जो वजूहात देना ज़रूरी है, ये भी बयान कर दिया गया है कि वजूहात आपको देनी पड़ेंगी। वजारत कानून वज़ीर आज़म के लिए जो समरी और स्टेटमेंट तैयार करेंगी उसमें वजूहात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात भी शामिल होंगी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवाया जाने वाला रेफरेंस हकायक और कानूनी एतबार से मुकम्मल होना चाहिए। अगर कानूनी और हकायक पर जो तकाज़े जो पूरे नहीं किए गए तो रेफरेंस जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें जितने भी अदालत ने पॉइंट्स उठाए हैं उनका एक लुबे लबाब एक एसओपी जो है वो दे दिया है कि फ्यूचर के लिए आप जो सदर है वो इससे बाहर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा अदालत ने एक और चीज़ की निशानदेही की है कि एफबीआर को जो मामला है, मतलब मैं आपको बता दूं कि अब आप सोचते होंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है, क्या मतलब फाइंडिंग क्या है। फाइंडिंग ये है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कालअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने मुख्तसर फैसले में भी मामला एफबीआर को भेज दिया था। एफबीआर को कहा था कि जो सरीना ईसा हैं उनको वो नोटिस जारी करेंगे, वो जवाब देंगी, उसके बाद उनका जो कार्रवाई है जिस तरह लॉ है उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी। और एफबीआर को ये कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को वो एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे। अब मजीद इसमें अदालत ने ये वजाहत की है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो सिर्फ जज की कंडक्ट की जज के मिसकंडक्ट की हद तक मामला देखेगी, कि अगर वो देखती है, बल्कि जो एफबीआर की रिपोर्ट होगी उसके बारे में ये कहा गया है कि वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक मालूमात होगी जस्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास, और उसमें भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो अपना अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ जज के मिसकंडक्ट की हद तक होगा कि जज का मिसकंडक्ट अगर किसी सतह पे वो नजर आता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, तो वो उस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ अदालत ने ये वाजे कर दिया है कि जो एफबीआर को मामला भेजा गया है सरीना ईसा के पास जितने भी जो फोरम्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो एफबीआर है उसमें कमिश्नर है, उसके बाद उसके जो ट्राइब्यूनल्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच होता है, फिर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप नजरसानी दरखास्त दायर कर सकते हैं। जो 5-6 फोरम बनते हैं जिनके बारे में वाजे किया गया है कि उनका जो फोरम्स हैं या उनका जो हक है वो अदालत ने मुतासर नहीं किया। अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की हद तक क्या बाकी बचा है, बज़ाहिर तो इस सारे मामले में सारी जजमेंट में यही पता लगता है कि उनके खिलाफ
कोई भी चीज़ जो है वो साबित और मिसकंडक्ट जो है वो साबित नहीं हो सका। अब अगर कार्रवाई किसी तरह भी आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकने का मतलब चांस है, तो वही है कि एफबीआर जो सरीना ईसा के जो एसेट्स हैं उनको देख रहा है, उसमें अगर जज का कहीं पे मिसकंडक्ट सामने आया तो फिर अदालत जो है वो इसमें जो कार्रवाई है वो उसको आगे बढ़ा सकेगी। आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पनामा का मामला था उसको भी मद्देनजर रखा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाजे किया है कि 3 अप्रैल 2016 को सामने आने वाला जो पनामा लीक्स के बाद किसी भी अवामी ओहदा रखने वाले की जानिब से जाहिर ना की दौलत एक स्टिग्मा बन चुकी है कि अवामी ओहदे पर कोई भी हो तो वो अगर वो अपनी जो दौलत जाहिर नहीं करता तो वो स्टिग्मा बन जाती है। इसलिए जजेस, आर्मी अफसरान, मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजिम कानूनी तौर पर एहतसाब के दायरे में आते हैं। अदलिया समेत किसी इदारे को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। नाजरीन, ये वो जजमेंट है, वो तारीखी जजमेंट है जो अदलिया के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जिसके हवाले से जजमेंट में जिक्र भी किया गया है कि इसमें जो मामला एफबीआर को भेजा गया है वो उसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसकी अपनी एक इंटेग्रिटी है, इसी तरह अदलिया की बतौर इदारा एक इंटेग्रिटी है ताकि वो बरकरार रहे। कोई शायबा या कोई स्टिग्मा वाली जो बात की है, कोई भी चीज़ हो तो वो क्लियर हो जाए। नाजरीन, ये थी वो जजमेंट, वो तारीखी जजमेंट जो ख़ास तौर पे जुडिशरी के हवाले से और जुडिशरी के फ्यूचर के हवाले से जो है वो तयन करेगी, उसकी आज़ादी का तयन करेगी। ये जो तफसीली फ़ैसला था वो हमने आपके सामने रखा। आज तकरीबन 4 से 5 घंटे ये फ़ैसला हमने पढ़ा और उसमें से खंगाल के ये पॉइंट्स हमने निकाले जो आपके सामने रखे। आप इस पे ज़रूर जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी आने वाली जो मालूमाती और एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं उनका भी इंतज़ार करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।